नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कला में स्नातकोत्तर, इतिहास, एमएएच, प्रथम वर्ष, एमएचआई 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, खंड 1 आरंभिक मानव समाज, इकाई 1 शिकार और संग्रहण, 1.1 प्रस्तावना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्षों पहले हो चुकी थी। इस जीवन की शुरुआत एक साधारण उत्तक से हुई थी जो धीरे धीरे विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों में विकसित होता चला गया। सब जीवित पदार्थ समय के साथ साथ लगातार बदलते और विकसित होते रहे। मनुष्य को भी अपने नरवानर प्राइमेट्स रूप से आज तक की यात्रा पूरी करने में 55 मिलियन वर्ष लगे। नरवानर के इस आदिम रूप और हम में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। 18वीं शताब्दी के पहले लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था और मनुष्य, पशु और पेड़ पौधों का सृजन ईश्वर ने किया था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों ने यह बात सामने रखनी शुरू कर दी कि लाखों वर्षों में जीवन और प्रकृति का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह कई रूपों का विकास है और उनमें से तो कई रूप लुप्त हो चुके हैं। जब चार्ल्स डार्विन 1809 से 1892 ने 1860 में जैविक क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा तो इसने वैज्ञानिकों और विद्वानों की सोच को काफी हद तक प्रभावित किया। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज से हुआ था। पुरातात्विक प्राप्तियों और नृशास्त्रीय अनुसंधानों की मदद से अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे जिनमें आम जैविक विशेषताएं थीं। मनुष्य के विकास के पूरे प्रश्न के दो आयाम हैं। पहला जैविक क्रमिक विकास और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास। जैविक क्रमिक विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट, मांसपेशियों, हड्डियों के ढांचे, अंग प्रत्यंग, एड़ी उंगली और मस्तिष्क के आकार आदि में होने वाले परिवर्तनों की मदद से किया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास का पता लगाने के लिए मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतों और स्वभाव में परिवर्तन को रेखांकित किया जाता है। मसलन, विभिन्न चरणों में और अपने जैविक क्रमिक विकास के विभिन्न रूपों में उनके रहने के तरीके, भोजन प्राप्त करने की पद्धति, आपस में बातचीत करने और संप्रेषण में किस तरह का बदलाव आया है, इसका अध्ययन किया जाता है। मानव क्रमिक विकास के दो आयामों का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हमारा सुझाव है कि आप खंड 1 की प्रस्तावना में दी गई प्रवृत्तियों और स्रोतों को एक बार ध्यान से पढ़ लें। इस खंड की प्रस्तावना में दिए गए इन स्रोतों के अलावा विद्वानों ने शिकारी संग्रहकर्ता लोगों के अध्ययन के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है। विद्वानों ने आज भी उसी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश और परिस्थितियों में जी रहे समकालीन जनजातियों का भी अध्ययन किया है। उनके शिकार और संग्रह करने के तरीकों को समझने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं ने रहन-सहन, अनुष्ठान और उनकी संस्कृतियों से जुड़े पक्षों को समझने के लिए उनके साथ काफी दिन बिताए। उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक के एस्किमोज, कनाडा के अथावारका के शिकारी समुदाय, अफ्रीकी कॉगो के पिग्मी, दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी समूह, मलय प्रायद्वीप के सेमंग और भारत के अंडमान द्वीपों की कुछ जनजातियां अभी भी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश में जी रही हैं। 1.2 आधुनिक मानवों का क्रमिक विकास। जीवनयापन के लिए शिकार और संग्रह करने वाले विभिन्न समाजों का अध्ययन करने से पहले आइए पहले आधुनिक मानव होमो सेपियंस सेपियंस के क्रमिक विकास को संक्षेप में जान लें। इस इकाई के आरंभ में हमने आपको बताया था कि आधुनिक मानव क्रमिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजरकर विकसित हुआ है। आइए सबसे पहले इन विभिन्न चरणों और विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करें। लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व नरवानर वंश, जिससे हमारे पूर्वज संबंधित है, में मनुष्य की कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होने लगी। पाषाणित फॉसिल अवशेष दिखाते हैं
कि अंगूठे का स्वरूप, आगे की ओर स्थित कोटर और दांतों का आकार प्रकार मनुष्यों की तरह का दिखाई पड़ता है। जैवानुवांशिकी आंकड़ों के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिडी शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो पांगिडे पंगीदाए चिंपांजी और गुरिल्ला से अलग हो गए थे। ईव्स के अनुसार इन दोनों के अलग होने का प्रमुख कारण रिफ्ट घाटी के ढहने से पूर्व और दक्षिण अफ्रीका का मध्य और पश्चिम अफ्रीका से अलग होना था। पौगिजे वानर रूपी पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के नम क्षेत्र में सीमित हो गए। पांगिडे के वंशज गुरिल्ला और चिंपांजी अभी भी वहां पाए जाते हैं। दूसरी ओर मानव रूपी होमिनिडे पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के बड़े और खुले परिवेश में रहने लगे। नए परिवेश के अनुकूल वे अपने को ढालने लगे और मुख्य रूप से उनके अवशेष इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही होमिनिडे 34 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व 2 पैरों पर चलने लगे थे, जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। खड़े होकर चलने से होमिनिडे की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया। शरीर का भार पैरों पर पड़ने लगा, हाथ दूसरे कामों के लिए मुक्त हो गए। अब चलने के लिए हाथों का उपयोग नहीं होता था, इसलिए अब हाथों से दूसरे कई काम किए जाने लगे। औजार बनाने और अन्य कामों के लिए हाथ क्रियाशील हो गए। 35 मिलियन वर्ष से लेकर 1.5 मिलियन वर्ष तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच का अंतर पैदा हुआ। विकास की यह प्रक्रिया बिल्कुल सीधी नहीं थी और इसमें कई जटिलताएं थीं। होमो हैबिलिस इनमें से एक विकसित होती हुई शाखा थी जिन्होंने संभवतः सबसे पहले औजार बनाए। ये मुख्य रूप से अफ्रीकावासी थे। मनुष्य के क्रमिक विकास के अगले चरण को होमो इरेक्टिस के नाम से जाना जाता है, जिसकी शारीरिक बनावट की कुछ खास विशेषताएं थीं। प्राप्त कंकालों को देखकर लीकी ने यह अनुमान लगाया था कि वे 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व के बीच रहे होंगे, जब होमो सेपियंस मनुष्य का आदिम रूप विकसित होना शुरू हुआ। होमो हेबिलिस की हड्डियां तो केवल अफ्रीका में मिली है, परंतु होमो इरेक्टस के कंकाल यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और इंडोनेशिया में भी पाए गए हैं। रिचर्ड ई लीकी के अनुसार होमो इरेक्टस के कंकाल निश्चित रूप से आधुनिक थे। आज की तुलना में उस समय का मनुष्य थोड़ा मोटा और नाटा था, परंतु बिल्कुल अलग नहीं था। निश्चित रूप से सिर और चेहरा आदिम रूप में थे। ललाट पीछे की ओर निकला हुआ था और भौहें उन पर हावी थी। होमो हेबिलिस की तुलना में मस्तिष्क बड़ा था और यह होमो सेपियंस के मस्तिष्क का 70% था। होमो हेबिलिस की तुलना में चेहरा भी कम बाहर निकला हुआ था, परंतु यह होमो सेपियंस की तरह सपाट या अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं था। टुड्डियां भी आधुनिक मानव की तरह बनने लगी थी, परंतु अभी उनका पूरी तरह विकास नहीं हो सका था। द मेकिंग ऑफ मैनकाइंड प्री 110 से 112 होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक की यात्रा धीरे धीरे हुई और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समयों में यह विकास हुआ और उनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग ढंग से विकसित हुई। अलग अलग क्षेत्रों में होमो सेपियंस का क्रमिक विकास भी एक लगातार होने वाली प्रक्रिया के तहत हुआ। यूरोप में और कुछ अन्य क्षेत्रों में एक अलग शाखा विकसित हुई जिसे निएंडरथैलेनिस कहा गया। जर्मनी में निएंडर घाटी में पहला कंकाल पाया गया था। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व इनका समूल नाश हो गया और इनका कोई भी वंशज नहीं बचा। आगे इनकी शाखा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विश्व के सभी हिस्सों में आधुनिक मानव होमो सेपियंस अलग अलग समय में अवतरित हुआ है। यूरोप में 40,000 वर्ष पहले इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जहां निएंडरथल भी अस्तित्व में थे। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस के क्रम विकास की प्रक्रिया के बारे में लीकी कहते हैं, यदि हम होमो लाइन के क्रमिक विकास को देखें और इसे पर्यावरणात्मक परिवेश की अपेक्षा शारीरिक क्षमताओं के कार्य के रूप में देखें,
तो यह कल्पना करना संभव है कि होमो इरेक्टस आबादी पूरे विश्व में विकास और प्रौद्योगिकी के दोहन पर अधिक से अधिक आश्रित होते चले गए और इससे उनकी चयन प्रक्रिया तय हुई, जिसके फलस्वरूप ये प्रजातियां होमो सेपियंस की ओर अग्रसारित हुई। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां होमो इरेक्टस का अस्तित्व था, वहां स्वाभाविक रूप से होमो सेपियंस के आरंभिक रूप का जन्म हुआ। संस्कृति की मांग के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया जारी रही और होमो सेपियंस के आरंभिक आबादी से होमो सेपियंस सेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ। आधुनिक मानव का विकास होमिनिड मानव रूपी क्रमिक विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया और मानव वंश के जैविक निर्माण से हुआ। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पुराणशास्त्रियों ने शारीरिक विशिष्टताओं में हुए परिवर्तनों से इस प्रक्रिया का अध्ययन किया। पुरातत्व संबंधी खोजों और वैज्ञानिक प्रक्रिया से हमें इसमें मदद मिली। बोहुस्लाव क्लिमा ने विस्तार से इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है। देखिए बॉक्स डॉट ऊपरी पुरापाषाण संस्कृतियां होमो सेपियंस सेपियंस प्रकार के मानवों से संबंधित है, जो होमिनिड क्रमिक विकास और मानव वंश के जैविक निर्माण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। यह विषय भौतिक नृवैज्ञानिकों के अध्ययन का क्षेत्र है, जो इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया के लिए भरोसेमंद व्याख्या की तलाश करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन केवल नई पुरातात्विक खोजों पर ही आश्रित नहीं होते, बल्कि समकालीन वैज्ञानिक विकासों पर भी निर्भर रहते हैं। आकृति विज्ञान की दृष्टि से होमिनिड क्रमिक विकास में 3 कार्यात्मक रूप शामिल है। पहले, आकृति समूह में वक्ष के आकार में और इससे जुड़े अंगों में परिवर्तन दिखाई देता है तथा कंधों के जोड़ को घुमाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरे प्रकार का रूपाकार शिकारी जीवन शैली से प्रभावी प्रतीत होता है, एक सीधी आकृति निर्मित होने लगती है और 2 पैरों पर चलना संभव हो पाता है। इसके अलावा श्रोणी प्रदेश और निचले अंगों में आकृति मूलक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तीसरे प्रकार के रूपाकार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कपाल की आकृति, खास तौर पर कपाल की क्षमता में बढ़ोतरी दिखाई देती है और सिर के आकार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दांतों के आकार प्रकार में भी परिवर्तन दिखाई देता है और इसके अलावा हाथ का आकार भी बदलने लगता है। हाथ और बाह की आकृति बदलने से इसमें किसी भी चीज को तीव्रता से निशाने पर फेंकने में मदद मिलती है। श्रोणी प्रदेश और मजबूत पैरों के कारण मनुष्य के चलने फिरने में तेजी आती है और आंखें बिल्कुल इसकी सीध में होती हैं। धीरे धीरे हाथ नाजुक वस्तुओं के निर्माण के प्रति संवेदनशील होता गया और अपने आसपास के सौंदर्य को हाथों से रूप देने लगा और इसे महसूस कर आनंद लेने लगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी खंड प्री 177। जहां तक कपाल क्षमता का संबंध है, अनुमान लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार लगभग 400 से 500 सीसी था। होमो हेबिलिस में यह बढ़कर 700 सीसी, होमो इरेक्टस में 900 से 1100 और अंततः होमो सेपियंस में 1250 से 1450 सीसी हो गया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी खंड 1 प्री 843 1.3 शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों का अध्ययन। खेती की शुरुआत होने से पहले सभी मानव प्रजातियां कंदमूल इकट्ठा कर और शिकार कर अपना जीवनयापन करती थी। पिछले 100 वर्षों में पुरातत्ववेत्ताओं ने बड़ी मात्रा में इनसे जुड़ी कलाकृतियां, वस्तुएं और स्थलों का पता लगाया है। 1 मार्च 2001 अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र मौजूद या उपलब्ध स्रोत सामग्री से प्रागैतिहासिक विद्वानों, पुरातत्ववेत्ताओं और नृवैज्ञानिकों को दुनिया भर में फैले शिकारियों और संग्रहकर्ताओं के जीवन के सभी पक्षों के अध्ययन और विश्लेषण करने में मदद मिली। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन किया आए होमो हैबिलिस से लेकर आधुनिक मानव तक की विभिन्न प्रजातियों की भौतिक और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन। इसका संक्षेप में अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। 2. इन शिकारी संग्रहकर्ता मानवों के इस पृथ्वी पर रहने के क्षेत्र। 2.
उन्हें प्राप्य भोजन और अपने जीवनयापन के लिए इसे प्राप्त करने का तरीका क्या अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और जीवनयापन के लिए उन्हें कुछ औजार और उपकरण प्राप्त थे। 4 इतिहास के 30 लाख वर्षों में उनके औजारों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। वी क्रमिक विकास और विकास के किस चरण में उन्होंने आग की खोज की और अपने लाभ के लिए उन्होंने इसका किस तरह उपयोग किया। 6 उनके सामाजिक संगठन और जिस समूह में वे रहते थे उसकी प्रकृति क्या इन समूहों के बीच किसी प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान और संचार था। 7 समूह के भीतर और बाहर संचार के तरीके। 8 वे अपने मृतकों का संस्कार किस प्रकार किया करते थे। 9 क्या उनके पास कोई कला रूप था और यह किसका प्रतिनिधित्व करता था। इन सब के अलावा सैकड़ों विद्वानों ने और भी कई मुद्दों का अध्ययन किया था। बड़े पैमाने पर उपलब्ध आंकड़ों के बावजूद इन मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देना मुश्किल काम है। कई बार ये सूचनाएं और जानकारियां किसी खास क्षेत्र तक सीमित होती हैं और इन्हें हर जगह लागू करना उचित नहीं है। इसके बावजूद इस इकाई में और अगली इकाई में पशुपालक खानाबदोश हम इनमें से ज्यादातर मुद्दों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 1 मार्च 2002 काल निर्धारण का प्रश्न और आरंभिक संस्कृतियों का प्रसार। कालानुक्रम की दृष्टि से शिकार और संग्रहण संस्कृति की अवधि अपेक्षाकृत लंबी है, लगभग 25 लाख वर्ष। विद्वानों ने औजारों के उपयोग और कुछ अन्य सांस्कृतिक पहचानों के आधारों पर इस युग का विभाजन किया है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पाषाण युग के नाम से जानी जाने वाली अवधि का समय सबसे लंबा है, लगभग 98% से ज्यादा, और इसे प्रागैतिहासिक काल माना जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसे मुख्य रूप से 2 युगों पुरापाषाण पैलियोलिथिक पुराना पत्थर और नवपाषाण न्योलिथिक नया लिथिक पत्थर युग के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण युग में जीवनयापन के लिए संग्रहण के स्थान पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाने लगा। यह भी कहा जा सकता है कि पुरापाषाण युग में मनुष्य मुख्यतः शिकार और संग्रहण पर जीवनयापन के लिए आश्रित था। इस इकाई में हम केवल इसी अवधि की चर्चा करने जा रहे हैं। इस पूरी अवधि में मानव ज्यादातर पाथर के औजारों का इस्तेमाल करता था। इन औजारों में लगातार बदलाव होता गया। पत्थरों की किस्म बदली, औजारों का आकार बदला, औजारों से काम लेने का तरीका बदला और इसके अलावा लकड़ी, हड्डी और अन्य पदार्थों के भी औजार बनने लगे। केवल औजार ही नहीं बदले बल्कि मनुष्य का आकार, प्रकार और शारीरिक ढांचा भी बदला। कहा जा सकता है कि होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस सेपियंस प्रमुख मानव प्रजातियां थीं जो पत्थर के औजारों का उपयोग करती थी। औजारों के प्रकार के आधार पर तथा मानव प्रजातियों और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पुरापाषाण युग को निचला पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक संदर्भ में सबसे निचले स्तर से प्राप्त वस्तुएं सबसे प्राचीन है और सबसे ऊपरी स्तर से प्राप्त वस्तुएं अधुनातन है। इसलिए निचला पुराना है और ऊपरी बाद का पुरापाषाण युग है। कई विद्वानों ने इनका भी उपविभाजन किया है। यहाँ आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि कालानुक्रम के संदर्भ में ये काल सब जगह एक ही समय शुरू नहीं हुए, यानी सब जगह शिकारी संग्रहकर्ता एक ही समय में मौजूद नहीं थे। कई क्षेत्रों में औजारों का इस्तेमाल, मानव प्रकार और सांस्कृतिक पहचान जिसे मध्य पुरापाषाण युग व ऊपरी पुरापाषाण युग कहा गया है, एक दूसरे से काफी अलग थे। एक बात और ध्यान में रखने की है कि किसी भी क्षेत्र या स्थान में एक प्रकार के औजार या मानव प्रजातियों या सांस्कृतिक पहचान का स्थान पूरी तरह दूसरे ने नहीं ले लिया। कई बार एक ही समय में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता रहा और इसके उपयोगकर्ताओं की विशेषताएं कई युगों तक जारी रहीं। वर्गीकरण की इन सीमाओं के बावजूद एक समय में रहने वाले लोगों की खास विशेषताओं की पहचान की जा सकी। आदि मानव का अस्तित्व लगभग 2 से 6 मिलियन वर्षों से पहले था।
यह मुख्य रूप से अफ्रीका, इथोपिया, कीनिया और तंजानिया और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। इनके साथ साथ कुछ अधिक विकसित आदि मानव प्रजातियां भी थीं, जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है और इसका समय लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। ये लगभग 2,50,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में रही। इनकी मौजूदगी भी काफी व्यापक क्षेत्र में थी। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, इथोपिया, तंजानिया, कीनिया, एशिया, फिलिस्तीन, इज़राइल, इराक, सीरिया, जावा, फिलीपींस, चीन के कुछ हिस्से, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में उनकी मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले हैं। दोनों ही प्रकार के आदि मानवों के कंकाल, औजार और अन्य कलाकृतियां इन स्थानों पर मिली हैं। इस काल को निचला या आरंभिक पुरापाषाण युग कहते हैं। लंबे समय तक जब होमो इरेक्टस अलग अलग इलाकों में रह रहे थे, उसी समय दूसरे हिस्सों में कुछ उपजातियां भी विकसित होना शुरू हो गई थीं। ये होमो सेपियंस की विविध प्रजातियां थीं। इनमें होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस सबसे ज्यादा और सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। ये यूरोप के सभी हिस्सों में पाए गए हैं। इनके कई और रूप 4,000,000 वर्ष पहले भी मिलते हैं। हालांकि निएंडरथल 2,3,000,000 साल पहले स्पष्टता से दिखने लगते हैं और 1,000,000 वर्षों से लेकर 4,000,000 वर्षों तक उनकी एक सीधी स्थिर वंश परंपरा दिखाई देती है। वस्तुतः 4,000,000 वर्षों से लेकर 1,000,000 वर्षों तक कई प्रकार की प्रजातियां मिलती है, जिनमें होमो इरेक्टस और निएंडरथल की विशेषताएं पाई जाती है। ये अलग अलग स्थानों में पाए जाते थे, परंतु 1,000,000 वर्षों से सभी क्षेत्रों में एक खास प्रकार के निएंडरथल पाए जाते थे। ये निएंडरथल ठिगने और गठीले होते थे। इनकी डुड्डियां चिपकी होती थीं, इनकी भौहें स्पष्ट होती थीं, ललाट छोटा होता था और कपाल की क्षमता औसतन 1,450 सीसी हुआ करती थी। मध्य पुरापाषाण युग में उनकी संस्कृति फलफूल रही थी और उनकी प्रौद्योगिकी को मुस्टेरियन के नाम से जाना जाता था। इनका नाम दक्षिणी फ्रांस में ले माउस्टियर के नाम से पड़ा है, क्योंकि वहीं से उनके औजार प्राप्त हुए थे। निएंडरथल उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहेल, सहारा, नील घाटी और भूमध्य सागर और अटलांटिक तट सहित दक्षिणी अफ्रीका, मालावी, जाम्बिया, ज़ारा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो और स्वाजिलैंड, पूर्वी अफ्रीका, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूनान, बेल्जियम, डोलैंड, एशिया, ईरान, इराक, इज़राइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में पाए जाने के संकेत मिले हैं। 40,000 से 35,000 के आसपास होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस ने होमो सेपियंस सेपियंस के लिए राह बनाई। उनकी शारीरिक बनावट, कपाल क्षमता, चेहरे की बनावट और आकार प्रकार आधुनिक मानव की तरह था। आधुनिक मानव का पहला दकाल दक्षिणी फ्रांस में ले फ्रासी के समीप प्राप्त हुआ है और जिस पत्थर की गुफा के नीचे यह पाया गया था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, क्रोमैग्नॉन। विद्वानों में इसे लेकर खूब बहस चली कि यह आधुनिक मानव पहले कहाँ अवतरित हुआ, एशिया में, अफ्रीका में या यूरोप में। हाल में हुए अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि संभवतः पहले आधुनिक मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ। निएंडरथलों का अचानक लुप्त हो जाना भी एक जटिल प्रश्न है। क्या निएंडरथलों के बड़े पैमाने पर आवागमन और आदान प्रदान से होमो सेपियंस सेपियंस का उदय हुआ? क्या हिंसात्मक झड़प के परिणामस्वरूप वे समाप्त हो गए? यूगोस्लाविया में क्रपिना, यूनान में पेट्रोलोना और उनके सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीन की 6 गुफाओं,
जितिया, ताबुन, स्थल, जाबेल, कापज और अमिद से प्राप्त कंकालों से पता चलता है कि नियमडर्थल और सेपियंस सेपियंस एक साथ रहने लगे थे। वेक, प्री 119। परंतु हिंसात्मक कार्रवाइयों की कोई झलक या प्रमाण नहीं मिलता और यह बदलाव काफी सहज प्रतीत होता है। संभवतः बड़े पैमाने पर होने वाले देशांतरण और विभिन्न प्रजातियों के बीच स्थापित यौन संबंध के कारण निएंडरथल जीन्स समाप्त हो गए हों। पुरापाषाण युग के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग 12,000 वर्षों तक कायम रही और इसके बाद नवपाषाण युगीन संस्कृति सामने आई। इस चरण को समग्रतः उच्च या उत्तर पुरापाषाण युग कहा जाता है। इस चरण के भीतर ही कई संस्कृतियां फली फूली, जिनकी अपनी कुछ खास विशेषताएं, औजार और क्षेत्रीय तथा भौगोलिक भिन्नताएं थीं। ऊपरी पुरापाषाण युग के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। 1. ओरिग्नेशन 34,000 से 30,000 साल पहले आए। सोल्यूट्रियन 22,000 से 18,000 साल पहले। 2. मैग्डलिनियन 18,000 से 11,000 साल पहले। अन्य छोटे सांस्कृतिक समूहों को पेरीगिर्डियन, पेरिगोंडियन, चैवेटियन, ग्रावेटियन, स्जेलेटियन, सेलिशियन आदि कहते थे। ऊपरी पुरापाषाण युग संस्कृति ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती थी। सभी महादेशों में और विभिन्न क्षेत्रों में जाने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अमेरिका जाने में उन्हें विशेष कठिनाई हुई होगी, क्योंकि उन्हें बर्फ जमी पहाड़ियों, उत्तर ध्रुवीय अनुर्वर प्रदेश और घास के मैदानों और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरना पड़ा होगा। संभवतः उन्होंने आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल लिया होगा और बुद्धि के विकास के अनुसार उन्होंने बदलती परिस्थिति के अनुसार जोड़ लिया होगा। ऊपरी पुरापाषाण संस्कृतियों के बाद और नवपाषाण संस्कृतियों के पहले शिकार और संग्रह की एक संस्कृति मध्यस्थ चरण के रूप में उभरी, जिसे मध्यपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण को खासतौर पर यूरोप की शिकारी संग्रहण संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। इसे अंतिम पुरापाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय 10,000 से 5,000 ईपू तक फैला हुआ था। उत्तरी यूरोप में मैगलमोस 9,500 से 7,700 बीपी, कोंगेमोसे 7,700 से 6,600 बीपी और एस्टेबोले 8,800 से 5,200 बीपी में विभाजित किया जा सकता है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले, और इसकी गणना 1985 से की जाती है। आइए अब शिकारियों और संग्रहकर्ताओं द्वारा अपने औजारों को बनाने और उपयोग करने की विधि पर विचार करें। 1.4 औजारों का विकास। आम तौर पर औजार उसे कहा जाता है जो मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं होता है और जिसकी सहायता से मनुष्य कुछ काम करता है। यह आधारभूत परिभाषा अपने आप ही मानव को औजारों का निर्माता नहीं बना देती। चिंपांजी भी गड्ढे खोदने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते थे और गड्ढे खोदकर कीड़े मकोड़े, कंदमूल आदि खाते थे या फिर कड़े आवरण वाले फलों को तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। अपने आरंभिक चरण में मानव ने भी भोजन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया होगा। इस प्रकार के उपयोग के आधार पर मनुष्य औजार का केवल उपयोगकर्ता बना, निर्माता नहीं। औजारों के संदर्भ में मनुष्य और पशु में प्रमुख अंतर यह है कि मनुष्य औजार बनाता है और इसके आधार पर औजार की संशोधित परिभाषा दी जा सकती है। जीन शवालो ने मानव संदर्भ में इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार औजार हाथ से काम करने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित एक वस्तु है, और आगे वे कहते हैं कि प्रागैतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस शब्दकोशीय परिभाषा को आम तौर पर अनुमोदित करते हैं। यहाँ मनुष्य द्वारा निर्मित शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए और यही पत्थर या लकड़ी के किसी टुकड़े से औजार को अलग करता है। इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग तो मानव बंदर एक जैसे कर सकते हैं, परंतु मनुष्य एक खास उद्देश्य से औजार बनाता है ताकि चीज को काटा,
तोड़ा या फाड़ा जा सके। मनुष्य निर्मित औजार के साथ एक सामाजिक मूल्य भी जुड़ जाता है, जिसकी मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रौद्योगिकी का विकास करता है और प्रगति के मार्ग पर चलने लगता है। क्या आज हम अपने औजारों को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं? अगर हाँ, तो क्या हमेशा इसे नियंत्रित कर सकेंगे? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी खंड 1 U35 मनुष्य निर्मित ये औजार दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। आम तौर पर ये औजार इसके उपयोगकर्ताओं के निवास स्थलों और बस्तियों के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ हम पुरापाषाण युग की प्रौद्योगिकी और औजारों के विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं और औजारों के विकास के विभिन्न चरणों और इसके लिए उपयोग किए गए कच्चे माल और उनकी प्रौद्योगिकी का भी अध्ययन करेंगे। 1 अप्रैल 2001 निचला पुरापाषाण ओल्डोवियन और एक्यूलियन औजार। ऐसा माना जाता है कि होमो हेबिलिस के आविर्भाव के साथ नियमित रूप से औजार बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। रिचर्ड लीकी पत्थर के आरंभिक औजार आल्बुबाई, ओल्डवाई, उत्तर तंजानिया और मेलका कुंतुरे, यूथेपिया में पाए गए हैं। ये औजार 1.8 से लेकर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इन औजारों को ओल्डोवियाई औजार कहा जाता है। इनका उपयोग कंदमूल काटने, जड़ें खोदने और छोटे जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। माना जाता है कि इस दौरान लोग मांस ज्यादा नहीं खाया करते थे। इसके अलावा इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बड़े जानवरों को मारा जाता था। आम तौर पर मरे जानवरों का मांस खाने का चलन था। इन स्थलों से प्राप्त औजारों को गड़ांसा, चॉपर कहा जाता था और पत्थर के एक तरफ से छोटी परतों, फ्लेक, निकालकर धारदार बनाकर यह औजार बनाया जाता था। आम तौर पर आसपास प्राप्त पत्थरों से ही औजार बनाया जाता था और इसके प्राकृतिक रूप से बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। अनुमान लगाया जाता है कि जो फ्लेक निकाले जाते थे उनका उपयोग चीड़-फाड़ के लिए किया जाता था। होमो हेबिलिस इन औजारों का उपयोग करते थे। बाद में एक्यूलियन औजारों में थोड़ा और बदलाव देखा जा सकता है। ये औजार 1.4 मिलियन वर्षों से लेकर लगभग 2,000 वर्ष तक यानी काफी लंबे समय तक अफ्रीका में और यूरोप में 1,000 वर्षों तक पाए जाते हैं। उत्तरी फ्रांस के स्थल सेंट एक्यूल के नाम पर इसका नाम पड़ा है। होमो इरेक्टस मुख्य रूप से इन औजारों का इस्तेमाल करते थे। एक्यूलियन औजार बहुत साधारण औजार थे जिनका उपयोग काटने, छीलने, तोड़ने आदि के लिए किया जाता था। इनका उपयोग मांस काटने और कंदमूल से भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, धीरने वाला औजार और बोला, यह एक छोटे गेंद के आकार का पत्थर औजार होता था जिसका उपयोग संभवतः पशु के पांव पर मारकर उसे गिराने के लिए किया जाता था। उनके प्रमुख औजार थे। हाथ की कुल्हाड़ियाँ नाशपाती या बूंद के आकार की होती थी जिसका आगे का हिस्सा नुकीला होता था और पिछला सिरा चौड़ा होता था ताकि इसे पीछे से पकड़ा जा सके। हाथ की कुल्हाड़ियों का अगला हिस्सा दोनों ओर से धारदार होता था। पत्थरों के नीचे से फ्लेक निकालकर धारदार बनाया जाता था। एक तरफ से काटे गए पत्थर को एक तरफा, यूनिफेशियल, और दोनों तरफ से धारदार बनाए पत्थरों को दो तरफा, बाइफेशियल, कहा जाता था। लेवेंट में, लेबनान, सीरिया, इज़राइल, अंडाकार या बादाम के आकार का दो तरफा औजार पाया गया है। यहाँ पहली बार प्राकृतिक औजार और काटकर बनाए गए औजार में अंतर दिखाई पड़ता है। पत्थरों को काटकर जो छोटे हिस्से, फ्लेक, निकाल लिए जाते थे वे भी औजार के काम में आते थे और जो पत्थर बचा रह जाता था उसे भी औजार के रूप में उपयोग में लाया जाता था। पत्थरों को काटकर बनाए गए औजारों की धार बहुत तेज होती थी। कई बार इन धारों को और धारदार बनाया जाता था और हाथ की पकड़ मजबूत करने के लिए घिसाई की जाती थी। औजार की घिसाई या कटाई का काम पत्थर के हथौड़े से किया जाता था। यह भी गौर किया गया है कि कुछ खास प्रकार के पत्थरों से ही औजार बनाए जाते थे और कभी-कभी तो दूर से भी पत्थर लाए जाते थे।
आमतौर पर सिलिकामय पत्थर, चट और स्फटिक का इस्तेमाल छोटे औजार बनाने के लिए किया जाता था जिनकी धार तेज और मजबूत होती थी। भारी औजार बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा क्वार्टजाइट, स्फटिक के प्रकार का पत्थर, बलुआ पत्थर और असिताश्म, बैसाल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस काल के थोड़े बहुत हड्डी और हाथी के दांत के औजार भी मिले हैं। 1 अप्रैल 2002 मध्य पुरापाषाण मॉस्टेरियन औजार मध्य पुरापाषाण स्थलों में पाए गए हैं। ये औजार मुख्य रूप से एशिया और यूरोप में पाए गए और इनके उपयोगकर्ता होमो सेपियंस की विभिन्न प्रजातियां और मुख्य रूप से निएंडरथल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बड़ी तादाद में पाए जाने वाले इन औजारों को इस संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। पत्थर के औजारों में खुरचनी, बेधक, छुरी, ब्लेड, छेनी इत्यादि पाए जाते हैं। बिनफोर्ड ने सीरिया, इज़राइल और फ्रांस के 3 अलग-अलग स्थलों से मिले औजारों का विश्लेषण किया है और इनके प्रकार और उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हुए 5 औजार समूहों का उल्लेख किया है। 1. औजार समूह। इसमें 12 औजार शामिल है जिसमें बेधक, ब्यूरिन्स, खुरचनी, स्क्रैपर्स और छुरी भी शामिल है। हड्डी तोड़ने और काटने, लकड़ी को टुकड़ों में करने और चमड़ा निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ये औजार बनाने और इन्हें ठीक रखने के काम में लाए जाते थे। 2. औजार समूह। इसमें 12 प्रकार के औजार पाए जाते हैं जिनमें 3 प्रकार के नुकीले औजार, खुरचनी और बेधक शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे शिकार और मांस काटने का काम किया जाता था। 3. औजार समूह 3। इसमें 7 प्रकार के औजार शामिल हैं जिनमें ज्यादातर नुकीले पत्थर के पलेक और छुरियां हैं। मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा। 4. औजार समूह 4। इसमें 4 प्रकार के औजार शामिल है। इसमें नुकीले पत्थर के फ्लेक और खुरचनी शामिल है। इससे लकड़ी को आकार देने, खाना बनाने, कंदमूल निकालने और हड्डी से मांस को खुरचने का काम लिया जाता होगा। 5. औजार समूह वी। इसमें 6 प्रकार के औजार शामिल है। आगे की ओर नुकीला औजार, गोल प्लेट के आकार का औजार, खुरचनी और ब्लेड इस औजार समूह में शिकार करने, मांस काटने और दूसरे प्रकार के औजार शामिल प्रतीत होते हैं। वेंके, प्री 112 से 113 मध्य पुरापाषाण औजारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें हड्डियों, सींग और लकड़ी का प्रयोग होने लगा था। लकड़ी की नुकीली छड़ियां बनाई जाती थी जिन्हें आग में तपाया जाता था और इसे भाले की तरह प्रयोग किया जाता था, जिसका मतलब यह हुआ कि बड़े जानवरों का भी शिकार शुरू हो चुका था। 1 अप्रैल 2003 उच्च पुरापाषाण औजार होमो सेपियंस ने औजार बनाने की कला में एक नई ऊंचाई प्राप्त की। औजार बनाने की उनकी मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार थी। औजारों की तरह-तरह की किस्में। 2. पत्थरों के अलावा अन्य वस्तुओं का नियमित उपयोग। 3. दूर से फेंककर इस्तेमाल में लाए जाने वाले औजार। 4. संयुक्त औजार वी। औजार बनाने वाले औजार। 6. मछली मारने के औजार। 7. सूक्ष्म औजारों माइक्रोलिथिक का निर्माण और 7. औजार बनाने में कलात्मकता और सौंदर्य का समावेश। इस अवधि के दौरान धारदार औजार बनाने में महारत हासिल कर ली गई। औजार की धार बिल्कुल समतल होती थी जिसका उपयोग छुरी के रूप में किया जा सकता था। अब पत्थर, हड्डी या लकड़ी से घिसकर औजार तैयार किए जा सकते थे। औजार की धार नुकीली करने और उसे धारदार बनाने में भी महारत हासिल की जा चुकी थी। छेनी एक धारदार औजार था जिसे इस तरह धारदार बनाया जाता था कि इसके एक तरफ से फ्लेक निकालकर फिर दूसरी ओर से पलेक निकालते थे और इसे फिर से घिसकर धार दिया जाता था। इस दौरान बहुत बढ़िया ढंग की छेनी बनाई जाने लगी और इसका उपयोग नक्काशी करने या छेद करने के लिए किया जाने लगा। दूर से ही शिकार करने के लिए औजारों का निर्माण होने लगा। हल्के बर्छे, भाले फेंकने का औजार एशिएटिस तथा धनुष बाण बनाए जाने लगे। भाला फेंकने के औजार
एथलेटिस से शिकार करना आसान हो गया और इसे 150 मीटर दूर तक फेंका जा सकता था। यह कहना कठिन है कि पहली बार धनुष और तीर का इस्तेमाल कब हुआ। संभवतः ऊपरी पुरापाषाण युग के अंतिम काल में इसका उपयोग शुरू हुआ था। उच्च पुरापाषाण युग के अंतिम दौर में पश्चिम एशिया में एक अति विकसित औजार पाया गया है। यह हंसिया के आकार का औजार है जिसका उपयोग घास काटने के लिए किया जाता होगा। यह कहना तो मुश्किल है कि किस तरह और किस उद्देश्य से घास काटी जाती थी, परंतु अनाज बोने और काटने का सिलसिला जब शुरू हुआ होगा तो इसका उपयोग भी बढ़ गया होगा। इस दौरान औजार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का उपयोग किया गया। औजार के अगले हिस्से को कड़ा बनाने के लिए शाणाश्म, फ्लिंट, हान स्टोन, होम स्टोन, विभिन्न प्रकार के स्फटिक, क्वार्ट्साइट, लाल पत्थर, क्ले स्टोन, रवेदार पत्थरों, क्रिस्टलाइन शिस्ट का इस्तेमाल किया गया। स्फटिक, रॉक क्रिस्टल, लावा कांच, ऑब्सिडियन, दुधिया, ओपल, गोमेद, एगेट, सूर्यकांत, जैस्पर आदि बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल भी इस दौरान किया गया। ये पत्थर दूर दराज के इलाकों से लाए जाते थे। बाहर से पत्थर लाए जाने का मतलब यह हुआ कि उस समय तक वस्तुओं का विनिमय और आदान प्रदान भी शुरू हो चुका था। इस काल में पत्थरों के अलावा अन्य वस्तुओं का उपयोग व्यापक स्तर पर और सुव्यवस्थित ढंग से होता था। औजार बनाने के लिए हड्डियों, सींगों, मृगश्रृंग, एंटलर्स, दांत, हाथी के दांत और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। बोहस्लाव क्लिमा के अनुसार, हालांकि पहले बनाए जाने वाले औजारों में भी कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु उच्च पुरापाषाण युग में पत्थर के औजार के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों के औजार प्रत्येक औजार समूह में आवश्यक रूप से सम्मिलित हो गए। भाले की नोक, विभिन्न प्रकार की नोकें, पॉलिश वाले औजार, अनुशोधन, पिन, सुआ और हथौड़ा, बेलनाकार लोढ़ा, बेलचा और चम्मच जैसे औजार, गदा, छेदित मृगश्रृंग और अन्य प्रकार के औजार बनाए जाने लगे जिनका विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से कुछ संयुक्त औजार थे जिनका इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता था और उनमें मूठ लगा होता था। इसमें से कार्बनिक पदार्थों के बने कई औजार समय के साथ नष्ट हो गए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल प्राकृतिक रूप में नहीं है बल्कि इन्हें बड़े करीने से आकार दिया गया। ऐसा लगता है कि लोगों को कई प्राप्त पदार्थों का दूसरे का इस्तेमाल नाव के रूप में एक था, धार और नोक बनाई गई थी। इन प्रयासों को देखने से इनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं की जानकारी थी। कामों के लिए भी उपयोग होता होगा, जैसे खोखले लट्ठे और अवतल पत्थरों का उपयोग बर्तन या प्लेट के रूप में किया जाता होगा। पत्थरों के सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ, इस काल की प्रमुख विशेषता है। इन औजारों को लघुपाषाण औजार कह सकते हैं। ये छोटे छोटे औजार अलग से भी तैयार किए जाते थे या इन्हें एक हत्थे से जोड़ दिया जाता था। ये भाले की नोक, कांटेदार बर्छी आदि के रूप में भी बनाए जाते थे जिससे छोटे जानवरों, मछली आदि का शिकार किया जाता था। इसके अलावा शिकार किए गए पशु की खाल उतारने और उसका मांस काटने में भी उपयोग होता था। इसके अलावा कलाकृतियां बनाने के लिए भी इन छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु इन लघुपाषाण औजारों का भरपूर उपयोग मध्यपाषाण युग में ही किया जा सका। अंत में हमें कुछ ऐसे औजार भी मिलते हैं जिनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर को काटने के तरीके और धार बनाने से यह पता चलता है कि एक ही पत्थर से कई औजार बनाए जाते थे, जिससे पता चलता है कि औजार बनाने की विधि में विकास हो चुका था। 1.5 निवास स्थल और जीवन शैली, शिकारी संग्रहकर्ता लोगों की जीवन शैली, रहन-सहन, जीवनयापन के साधन, मृतकों का संस्कार और अनुष्ठान तथा आस्थाओं के संबंध में आंशिक जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश कार्बनिक पदार्थ तो बच गए हैं, परंतु नष्ट होने वाले कार्बनिक पदार्थ काल का ग्रास बन चुके हैं। परंतु कुछ छोटी छोटी सूचनाएं, औजार, कलाकृतियां पाए जाने वाले स्थल और इनके संरक्षण के परिवेश को देखकर इनके निवास स्थलों,
जीवनयापन के साधन और उनके सामाजिक संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है। निचले पुरापाषाण युग के लोगों के घरों या निवास स्थलों या होमो हेबिलिस के समूह के आकार के बारे में ज्यादा पता नहीं चल सका है। ये मुख्य रूप से कंदमूल खाते थे और थोड़ा बहुत मृत जानवरों के मांस का भी भक्षण करते थे या फिर छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे और संभवतः कच्चा मांस खाते थे। होमो इरेक्टस के समय से कुछ खास विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे आग का इस्तेमाल, रहने के लिए घर, 35 से 30 लोगों का एक समूह में रहना, सामाजिक संबंध और योजनाबद्ध शिकार करना। इन सबसे एक निश्चित जीवन शैली का पता चलता है। दे प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ अंडाकार या वृत्ताकार घरों में रहा करते थे। पेड़ की शाखाओं और जानवरों की खाल से घर बनाए जाते थे। इन घरों में मिले चूल्हे से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। अब वे लोग मांस भूनकर या बर्तनों में पकाकर खाते थे। चूल्हे खुले हुए थे। अब हर रोज शिकार किया जाता था। शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे, जबकि महिलाएं कंदमूल और अन्य भोजन पदार्थ इकट्ठा करती थी। मानव समूह आमतौर पर अलग अलग रहा करते थे, परंतु किसी खास समय और मौसम में एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे। समूहों का इधर-उधर जाना एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही होता था। निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस सेपियंस के समय में शिकार का तरीका और प्रकार, भोजन का प्रकार, औजारों के प्रकार और निवास स्थलों पर प्राप्त हड्डियों से यह पता चलता है कि छोटे-छोटे जानवरों के साथ बड़े जानवरों और खासकर शाकंशी जानवरों का भी शिकार किया जाता था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बड़े जानवरों जैसे भैंसा, मैमथ, विशालकाय हाथी के प्रकार का पशु जो अब नहीं पाया जाता, घोड़ा, जंगली सुअर, हिरण, रेनडियर और विभिन्न प्रजातियों के हिरणों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। यूरोप में प्रमुख रूप से रेनडियर का शिकार किया जाता था और लगभग 90% हड्डियां इसी की मिली है। शिकार करने में निश्चित रूप से भालों का इस्तेमाल किया जाता होगा। बड़े जानवरों का शिकार कई लोग मिलकर करते होंगे और यह काम पुरुष ही किया करते होंगे। शिकार किए हुए जानवर को पूरे समूह में बांट दिया जाता होगा और मांस को पकाकर या भूनकर खाया जाता होगा। जानवर का हर हिस्सा, यहाँ तक कि हड्डी मज्जा भी एक खास तरह के औजार से निकालकर या तोड़कर खाई जाती थी। पशुओं के अलावा मछली और पानी में रहने वाले अन्य जीव भी अब भोजन का प्रमुख अंग बन रहे थे। ग्रेट काकेशस पर्वत की कुदारो गुफाओं में सैल्मन मछली की लगभग 26,000 हड्डियां मिली हैं। कजाकिस्तान में ओगजी किच्चिक में मिली 15,000 हड्डियों में से लगभग 13,000 हड्डियां स्टेप्स के कछुए की हैं। ऊपरी पुरापाषाण स्तर में शिकार करने और मछली पकड़ने के औजार के कारण भोजन में मछली का अंश बढ़ गया। यूरोप में खास तौर पर इस प्रकार के औजार अधिक मिले हैं, जहां 14,000 और 10,000 वर्षों के बीच मछली खूब खाई जाती होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वनस्पति भोजन में भी विविधता बढ़ी। कंदमूल निकालने के लिए कई तरह के औजार बनाए गए और इन्हें रखने के तरीके भी अपनाए गए। आमतौर पर आसपास के परिवेश और वनस्पति की उपलब्धता के अनुसार वहां के निवासी अलग अलग प्रकार के कंदमूल खाया करते थे। भोजन मुख्य रूप से प्रकृति से ही प्राप्त किया जाता था, परंतु इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाता था। कुत्ता पालने का भी प्रमाण मिला है, जिसकी मदद शिकार करने में ली जाती होगी। निएंडरथल के निवास स्थलों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों की गुफाओं और स्थलों पर लगातार एक के बाद दूसरे समूह रहते आए थे। किल्ना की गुफाएं, मोरविया, चौकस्तिन की गुफाएं, जर्मनी, हॉटस की गुफाएं, दक्षिणी फ्रांस, शनिदर की गुफाएं, इराक और तेशिकताश की गुफाएं, उज्बेकिस्तान कुछ प्रमुख गुफा स्थल हैं। विभिन्न वस्तुओं, कलाकृतियों और हड्डियों की प्राप्ति की दृष्टि से ये गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान मानव निर्मित निवास स्थल और बस्तियां पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलती हैं। गुफाओं और पत्थर के बसेरों में रहने के प्रमाण मिले हैं। तालाबों, नदियों और घाटों के किनारे लोगों के रहने के भी प्रमाण मिले हैं।
यहाँ आसानी से शिकार करने के लिए जानवर मिल जाते थे। झोपड़ियों का निर्माण परिष्कृत और सुनियोजित ढंग से होने लगा। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी के ढांचे और खाल का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मिट्टी, हड्डी, पत्थर आदि के इस्तेमाल के भी प्रमाण मिले हैं। झोंपड़ियों के आकार अलग अलग ढंग के होते थे, अंडाकार, गोल या फिर गुर्दा के आकार के। इनमें एक कुछ झोपड़ियां अस्थायी तंबुओं की तरह होती थी, जबकि खास तौर पर उत्तर पुरापाषाण युग में कुछ झोंपड़ियां स्थायी प्रकृति की भी होती थी। इन रिहाइशों का निर्माण रहने के लिए और जानवरों से अपना बचाव करने के लिए किया जाता था। घर के बाहर और भीतर चूल्हे के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये खुले भी हैं और बंद भी, और आग को बचाकर रखने की प्रवृत्ति का भी अनुमान किया जाता है। जलावन के रूप में लकड़ी और यहाँ तक कि हड्डियों का भी उपयोग किया जाता था। इन रिहायशी स्थलों से बड़ी मात्रा में प्राप्त राख और हड्डियों से पता चलता है कि ये स्थल काफी पुराने हैं और लोग लगातार यहाँ बसते रहे हैं। समूह का आकार ज्यादा नहीं बदलता था और इसमें अनुमानतः 30 से 35 लोग रहा करते थे। वे एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। माना जाता है कि यह घूमना फिरना इस छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था। लीकी के अनुसार उनका आवागमन मुख्य जल स्रोत या घर से चारों दिशाओं में 25 से 30 किलोमीटर तक सीमित था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि छोटे समूह कुछ समय के लिए एक जगह जुटते थे और उनके बीच सामान का आदान प्रदान होता था, या फिर वे अपने लिए जीवन संगी का भी चुनाव करते थे। सामाजिक संबंध मजबूत थे। कुछ प्रमाणों से ये पता चलता है कि घायल व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती थी, जो सामाजिक बंधन का प्रतीक था, और समूह में लाचार व्यक्तियों का खास ख्याल रखा जाता था। मध्य पुरापाषाण युग में इस बात का पुख्ता सबूत मिलता है कि मृतकों को समूह के सदस्यों द्वारा दफनाया जाता था। इराक की जाग्रोस पहाड़ियों में शनिदर गुफा में एक कब्रगाह मिली है जो लगभग 60,000 वर्ष पुरानी है, जो संभवतः किसी मुखिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति की है। उसे पेड़ की डालियों के बिस्तर पर लेटाया गया है और उसके ऊपर फूल भी रखे गए हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लगभग 20 स्थलों के 50 कब्रों का अध्ययन किया गया है। इनमें से लगभग 1/3 में बच्चे और कुछ महिलाएं दफनाए गए थे। समूह में बच्चों और महिलाओं का रहना इस बात का सबूत है कि बच्चों का खास ख्याल रखा जाता था, क्योंकि कुछ कब्रों में नवजात शिशुओं के प्रमाण मिलते हैं। दफनाने के लिए कब्र बहुत गहरी नहीं खोदी जाती थी, बल्कि उथली खुदाई से ही काम चलाया जाता था। ला फेरेसी के शवगाह में एक पुरुष, एक स्त्री और बच्चों के अवशेष मिले हैं। संभवतः ये एक ही परिवार के सदस्य होंगे। कई स्थलों पर शारीरिक अवशेषों के साथ औजार, सींग, पशु की हड्डियां और यहाँ तक कि उनके शरीर पर फूल भी पाए गए हैं। कुछ कब्रों में लाल रंग का पाउडर भी मिला है। इस प्रकार की कब्रगाहों को देखने से यह लगता है कि इनके साथ कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं भी जुड़ी थी। 1.6 कला और संचार। शिकारी संग्रहकर्ता समाजों से कला की कतिपय अभिव्यक्तियां हमें प्राप्त होती है। नक्काशी, चिह्नित करना, हड्डियों की रंगाई, सफाई, पॉलिश या फिर हड्डियों में छेद करना आदि मध्य पुरापाषाण युग से शुरू हो चुका था, परंतु इसके प्रमाण ऊपरी पुरापाषाण युग से काफी अधिक प्राप्त होते हैं, जैसे कलाकृतियां, मूर्तियां तथा गुफा या पत्थरों पर चित्रकारी आदि। इनमें से अधिकांश कला अभिव्यक्तियां ऊपरी पुरापाषाण युग के अंतिम चरण की हैं। पत्थर या गुफा कला के रूप में कला के नमूने सबसे ज्यादा बचे हुए हैं। दीवारों, अंदर की छतों या गुफा के फर्श पर बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। इन्हें बनाने के लिए नक्काशी और रंगाई की कला का उपयोग किया जाता था। ज्यादातर पशुओं के चित्र बनाए जाते थे, जैसे हिरण, मैमथ, मछली, पक्षी आदि। मनुष्यों के चित्र कम बनाए जाते थे। कई चित्र में एक काल्पनिक पशु बनाया गया है जिसमें कई जानवरों के अंग लगे हैं। शिकार के दृश्य जिसमें मानव आकृतियों के हाथों में हथियार हैं, वे भी बनाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्पेन की अल्तमीरा गुफाओं की गुफा चित्रकला है।
अल्तमीरा का अर्थ होता है बृहद या भव्य, और इसमें विशाल गुफाएं बनी हुई हैं। भीतरी दीवारों पर घोड़े, हिरण, भेड़िए, भालू और सुअर के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रकारियों में भूरे, पीले, लाल और काले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये चित्र 34,000 और 12,000 वर्षों के बीच के हैं। फ्रांस के लेस्कास, लास कॉक्स गुफा में भी इसी तरह के चित्र पाए गए हैं, जिन्हें लगभग 15,000 से 14,000 वर्षों पुराना माना जाता है। ये आकृतियां केवल पशुओं के चित्र मात्र नहीं हैं, बल्कि इनमें गति और जीवन है। बैल, घोड़े, हिरण, बकरी, भैंसा, गाय और यहाँ तक कि शेर के भी चित्र बनाए गए हैं। पशुओं के शरीर में लगे एक मृत मनुष्य और कुछ ज्यामितीय आकार के चित्र भी बनाए गए हैं। एशिया में ऐसे कई चित्र पाए गए हैं। अलग अलग आकार के 200 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से कुछ अपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन सभी गुफा चित्रों में विषय और शैली की समानता देखी जा सकती है। कई चित्रों में आकृतियां एक दूसरे में समाहित है और सभी आकृतियां एक निश्चित दिशा में नहीं बनी हुई हैं। अल्तमीरा और लेस्कास में काफी व्यवस्थित रूप में बनी हुई हैं। अधिकांश चित्रों में दूसरे जानवरों की अपेक्षा मछली और पक्षियों के चित्र कम मिलते हैं। मनुष्य की आकृतियों में केवल रेखांकन मिलता है। मालूम होता है कि इन चित्रों को बनाने के लिए गैंगनीज ऑक्साइड, गेरू और यहाँ तक कि काठ, कोयला जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें चिपकाने के लिए भी किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, किसी छोटी लकड़ी, ब्रश जैसी कोई चीज, या फिर हाथ से रंग लगाए जाते होंगे। इस गुफा कला के अर्थ और उद्देश्य के बारे में विद्वानों के बीच काफी बहस हुई है। कुछ लोग इसे शिकार के लिए जाने से पहले किए जाने वाले टोनेटोटके या अनुष्ठान के रूप में देखते हैं। कुछ लोग इसे एक सामाजिक समूह के प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, जिसमें नर पशुओं और मादा पशु और शिशु पशु को चित्रांकित किया गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब किसी खुशी के मौके पर या उत्सव के दौरान एक छोटा समूह आपस में मिलता था तो इस तरह खुशी का इजहार करता था। हड्डियों, सींगों या पत्थरों के अलंकृत पदार्थ भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गहने हैं। इन्हें बाह, कलाई, गले या पैर में पहना जाता होगा। रंगाई, रेखाकृति, नक्काशी, पॉलिश, छेद बनाकर और एक खास आकार देकर कलाकृतियां बनाई जाती थी। मूर्तियां या प्रतिमाएं भी इस युग की कला की प्रमाण है। दक्षिणी जर्मनी में बोगेलहर्ड गुफा स्थल से सबसे पुरानी मूर्तियां पाई गई है। यहाँ 6 सेमी बड़ा घोड़ा, एक मैमथ जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, और हाथी के दांत, हड्डियों और सींगों की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये लगभग 32,000 वर्ष पुरानी हैं। पाइरेनीज की गुफा में भैंसे की 2 आकृतियां मिली हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1 मीटर लंबी है। माना जाता है कि यह लगभग 15,000 वर्ष पुरानी है। इस बात पर लगभग सहमति है कि होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस शाब्दिक संवाद नहीं कर पाते थे। यह उनकी यक्ष की बनावट से स्पष्ट है। जहां तक निएंडरथल का सवाल है, इनके वक्षस्थल के परीक्षण से यह पता चलता है कि वे थोड़े बहुत शब्द बोल सकते थे, परंतु वे पूरा वाक्य बोलना सीख पाए थे या शाब्दिक संवाद करने लगे थे, इसमें संदेह है। वे संभवतः प्रतीकों, रेखाओं या सीमित शब्दों से एक दूसरे से संवाद करते होंगे। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान होमो सेपियंस ने बोलने की कला विकसित कर ली थी और वे आधुनिक मानव के समान थे। ऐसा माना जा सकता है कि इसी दौरान संप्रेषण के साधनों का विकास हुआ। अब चित्रकला प्रतीकों और अंकनों के अलावा एक समूह के भीतर या दूसरे समूहों से संवाद स्थापित करने के लिए वाक्शक्ति का भी उपयोग होने लगा और प्रतीकों को लिपि की पहली सीढ़ी माना जा सकता है, जिसका विकास आगे जाकर हुआ। 1.7 सारांश। इस इकाई में हमने एक जैविक प्रजाति के रूप में होमिनिड के क्रमिक विकास और शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों की संक्षेप में चर्चा की है।
पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व से लेकर आज तक के समय का लगभग 96% शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन शैली के रूप में व्यतीत हुआ है। होमिनिड 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर थे। अनादिकाल से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के समय को हमने इस इकाई में समेटा है। इसके बाद पुरापाषाण युग समाप्त होता है। पुरातत्व और नृविज्ञान की मदद से इस युग की गतिविधियों को समझने में हमें मदद मिली है। हमने इसकी भी संक्षिप्त चर्चा की है कि उत्खनन स्थलों और कलाकृतियों के अध्ययन के लिए पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने कौन सी विधि अपनाई है। मानव ने लाखों वर्षों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में अपना यह शारीरिक और जैविक रूप प्राप्त किया है। मानव होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टर, होनो सेपियंस, निएंडरथलेंसिस जैसे विभिन्न चरणों को पार कर आधुनिक मानव के पूर्वजों के चरण से होमो सेपियंस सेपियंस तक पहुंचा। क्रमिक विकास की यह प्रक्रिया धीमी रही। अपनी शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के दौरान मानव में कई परिवर्तन और विकास हुए। इस समय को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है: निचला पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग, जिनकी अलग अलग खासियत है। समग्र पुरापाषाण युग के दौरान मनुष्य द्वारा प्रयुक्त औजार भी विकास के कई चरणों से गुजरे। ओल्डोवियन, एक्यूलियन, मॉस्टेरियन और ऊपरी पुरापाषाणीय युग औजारों के प्रमुख प्रकार हैं। इस अवधि में सबसे ज्यादा औजार पत्थर से बनाए जाते थे। हालांकि हड्डी, हाथी दांत, सींग और लकड़ी के औजार भी बाद में बनाए जाने लगे। इस दौरान शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृतियों के निवास स्थलों और बस्तियों का स्वरूप भी बदला। गुफाओं और शिला बसेरों के अलावा लगभग सभी जगहों पर ये घर भी बनाने लगे। पुरापाषाण युग में आग की खोज और उपयोग से भोजन की शैली और समग्र जीवन शैली में अंतर आया। पुरापाषाण संस्कृतियों में अनेक कलाकृतियों का विकास हुआ। गुफा चित्रकला, अलंकृत कलाएं और मूर्तियां ऐसी ही कुछ प्रमुख कला रूप है जो पुरापाषाण बस्तियों के विभिन्न स्थलों से प्राप्त किए गए हैं। पुरापाषाण युग में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, परंतु यह परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण था और इससे शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति के निरंतर विकसित होने और प्रगति करने की जानकारी मिलती है। इस खंड की अगली 3 इकाइयों में हम आगे आने वाले युगों में हुए विकासों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।